कर रहा हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों कि टर्बो सी और कोड बॉक्स में क्या-क्या अंतर है। पहला डिफरेंस है हेडर फाइल का। टर्बो सी में हमें हमेशा डॉट एच लगाना पड़ता है, चाहे वो सी की हेडर फाइल हो, चाहे सी प्रोसेस की हेडर फाइल हो, जैसे stdio.h या iostream.h। लेकिन कोड बॉक्स की खासियत क्या है कि जितनी भी सी प्रोसेस की हेडर फाइल्स हैं, उनमें डॉट एच की जरूरत नहीं है, जैसे iostream या fstream। लेकिन जो सी की हेडर फाइल्स, उसमें दो ऑप्शन हैं। या तो आप डॉट एच लगाएं, जैसे stdio.h, या दूसरा तरीका है कि आप आगे सी लगा दीजिए, जैसे सी stdio, सी मैथ, सी स्ट्रिंग, जिसमें आपको डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि पुराने कंपाइलर्स में, चाहे वो सी का हेडर फाइल हो चाहे सी प्रोसेस का, हमें डॉट एच लगाना पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू कोड ब्लॉक्स, कि कोड ब्लॉक्स में जो नए हेडर फाइल्स हैं, उनके डॉट एच की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड डिफरेंस है मेन फंक्शन का। टर्बो सी में हम वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी। कोड ब्लॉक्स में केवल इंट मेन। अब वॉइड मेन का मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू, जबकि इंट मेन का मतलब होता है कि फंक्शन रिटर्न्स सम वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जीरो का मतलब होता है एग्जिट सक्सेस, जैसे हमने बात की थी एटीएम ट्रांजेक्शन की। जब हम एटीएम से ट्रांजेक्शन करते तो पैसे बाहर आते तो रिटर्न जीरो होता है ना, सक्सेस। बाई चांस अगर सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल ना हो तो रिटर्न बने फेलियर। तो टर्बो सी सपोर्ट्स वॉइड मेन एज वेल एज इंट मेन, whereas कोड ब्लॉक्स ओनली सपोर्ट्स इंट मेन। जब हम किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो नेवर राइट वॉइड मेन, क्योंकि इस बात की संभावना है कि व्हाट दे यूज जीसीसी। तीसरा, क्लियरिंग द स्क्रीन। हमारे जिन दोस्तों के कॉलेज में टर्बो सी यूज होता है, उनको एक कॉन्वर्ट एग्जाम की हेडर फाइल सिखाई गई है, जिसमें एक फंक्शन CLR SCR। कोड ब्लॉक्स में कॉन्वर्ट एस तो है, लेकिन CLR SCR नहीं है। कोड ब्लॉक्स में अगर हमें स्क्रीन क्लियर करनी तो हम लिखेंगे सिस्टम CLS, जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त मैक का यूज करते हैं या लाइनक्स का यूज करते हैं, तो वहां लिखेंगे सिस्टम क्लियर, जिसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल चाहिए होगी, stdlib.h। तो अगर हमसे कोई कहे कि स्क्रीन क्लियर करनी है, तो CLR SCR से बेहतर ऑप्शन क्या है, सिस्टम CLS, क्योंकि ये कोड बॉक्स में भी काम करेगा और टर्बो सी में भी वर्क करेगा। अब टर्बो सी के हमारे जो फ्रेंड्स लास्ट में गेट सीज लगाते हैं, गेट सीज तब तक वेट करता है हमारा जब तक हम कोई की प्रेस ना करें, जिसके लिए कौन सी हेडर फाइल यूज होती है, कॉन्वर्ट। लेकिन कोड बॉक्स में इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोड बॉक्स में जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो लास्ट में लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जिस कारण से हमें गेट सीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेम स्पेस, अगर हम टर्बो सी की बात करें तो टर्बो सी में सी प्रोसेस में यूजिंग नेम स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम कोड ब्लॉक्स में काम करेंगे तो सी आउट सी जब हम यूज करेंगे तो वी हैव टू राइट यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। जैसे मैं इसका नॉन टेक्निकल एग्जांपल दिया था अपने दोस्तों को, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट, पहले दोनों डिफरेंट कंपनीज थी, लेकिन कुछ समय पहले इनका कोलैबोरेशन हो गया आपस में। तो फ्लिपकार्ट के भी कस्टमर्स और वॉलमार्ट के भी कस्टमर्स हैं। हम लिखा यूजिंग नेम स्पेस फ्लिपकार्ट और फिर लिखेंगे कस्टमर सी, तो सिस्टम समझेगा कि हम किसका कस्टमर चाहते हैं, फ्लिपकार्ट का। लेकिन अगर हम लिखे यूजिंग नेम स्पेस वॉलमार्ट, तो किसका कस्टमर क्रिएट होगा, वॉलमार्ट का। तो आगे चल के मैं यूजिंग नेम स्पेस को बेटर समझाऊंगा आप लोगों को। साइज ऑफ इंटीजर, टर्बो सी 16 बिट पे बेस्ड है, जिस कारण से टर्बो सी में इंटीजर केवल 2 बाइट कंज्यूम करता है। लेकिन जीसीसी बेस्ड है 32 बिट आर्किटेक्चर पे, जिस कारण से कोड बॉक्स में इंटीजर 2 बाइट्स नहीं, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का। एक्टिव डेवलपमेंट, आज की डेट में अगर मुझसे कोई कहे कि तुम बजाज सुपर स्कूटर खरीद लो, तो बाय तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑफ नो एडवांटेज,
क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे मार्केट में। वैसे ही दोस्तों हम टर्बो सी यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन 1994 के बाद जिस कंपनी ने बनाया था टर्बो सी बोल्ड ने उन्होंने इसका डेवलपमेंट रोक दिया है, जिस कारण से टर्बो सी में पुराने फीचर्स अवेलेबल हैं 1994 तक के। जितने भी नए नए फीचर्स हैं वो कौन सपोर्ट करता है? कोड ब्लॉक्स। तो जैसे हमारे कुछ ऑफलाइन फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कहा कि सर सी प्लस की जो सबसे लेटेस्ट वर्जन में 84 कीवर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली वो 84 कीवर्ड्स किस में पकड़ेंगे? जीसीसी में, ना कि टर्बो सी में। जो हमारा टर्बो सी है वो C89 पे बेस्ड है। जिस तरह से विंडोज के वर्जन आते हैं, जिस तरह से एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, वैसे सी के भी वर्जन आते हैं। तो टर्बो सी किस पे बेस्ड है? C89 पे। जबकि कोडबॉक्स किस पे बेस्ड है दोस्तों? C++17, यानी ईयर 2017। और अगर अभी मैं सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा C++18, दैट मीन्स 2018 वर्जन। तो कंक्लूजन निकला कि जितने भी नए नए फीचर्स आ रहे हैं वो सभी नए फीचर्स किस में सपोर्ट होंगे? कोडबॉक्स में। हमारे कोडबॉक्स को हम आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर मैं यहाँ पे कोडबॉक्स को ओपन करूँ तो कोडबॉक्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपाइलर चेंज कर सकते हैं। तो कोडबॉक्स में हम GNU GCC भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेल C प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, की कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में भी एक ऑप्शन मिलता है कंपाइलर। बाय डिफॉल्ट में इंस्टॉल किया था कोडबॉक्स मिंग डब्ल्यू सेटअप। कोडबॉक्स मिंग डब्ल्यू सेटअप में हमें क्या मिलता है? GNU GCC कंपाइलर। लेकिन मेरे कई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्त मुझे सुन रहे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को माजी की माइक्रो प्रोग्रामिंग करनी है, तो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए दे हैव टू यूज कील कंपाइलर। तो बस आपको यहाँ से क्लिक करना है, एक लिस्ट आ जाएगी कि विच कंपाइलर यू वांट टू यूज। तो जैसे यहाँ पे कील ढूंढ लेते हैं, कील कंपाइलर। तो टेक्निकली व्हाट द कोड बॉक्स विल यूज नाउ? कील कंपाइलर। तो टेक्निकली जितना भी मॉडर्न डेवलपमेंट है वो सब हम किसकी मदद से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोड बॉक्स। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज कर रहे हैं? GNU GCC। तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट डिफरेंस क्या क्या है? टर्बो सी में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन। टर्बो सी में जब हम वर्क करते हैं तो टर्बो सी में मैक्सिमम हम 8 लेटर्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टर्बो सी वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम 8 लेटर्स अलाउड हैं। और हम स्पेसेस भी नहीं दे पाते थे। लेकिन कोड ब्लॉक्स में आप 8 लेटर्स को एक्सीड भी कर सकते हो। आप जितना चाहें उतना फाइल नेम दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिट क्या है। तो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं 1024 लेटर्स। तो अप टू 1024 लेटर्स तक आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सपोर्ट। टर्बो सी नेटिवली डॉस के लिए डिजाइन किया गया। विंडोज 10 पे टर्बो सी नहीं चलता, तो एक इम्यूलेटर आता है डॉस बॉक्स। तो टेक्निकली जिन भी लैपटॉप में अभी चलाते हैं आप लोग टर्बो सी, इट इंटरली यूजेस डॉस बॉक्स टू एग्जीक्यूट टर्बो सी। जबकि कोड बॉक्स की खासियत है कि कोड बॉक्स विंडोज पे भी वर्क करता है, लाइनक्स पे भी वर्क करता है और मैक पे भी वर्क करता है। हम कोड बॉक्स में ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन कर सकते हैं कंट्रोल जी दबा के। तो जैसे हम कंट्रोल जी दबाएंगे तो कोड अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा। जबकि ऐसा कोई फीचर हमारे टर्बो सी में नहीं है।
अब कौन कौन से शॉर्टकट्स अवेलेबल है यहाँ कहाँ से देख सकते हैं? सेटिंग्स में एडिटर्स और एब्रीविएशंस। सेटिंग्स में जाना है दोस्तों, एडिटर्स में जाना है और यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा एब्रीविएशंस, तो आपको शॉर्टकट्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे टर्बो सी की प्रॉब्लम क्या है, विंडोज 8 के बाद टर्बो सी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलता है, क्योंकि टर्बो सी किस पे बेस्ड है? 16 बिट पे, जबकि विंडोज आजकल मिनिमम के 32 और 64 बिट का। सो नेटिवली टर्बो सी विल नॉट वर्क इन विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनवर्ड्स, तो हमें एक इमुलेटर यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डॉस बॉक्स। तो टेक्निकली में उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। हमारे टर्बो सी में अगर हम किसी वेरिएबल को फॉर लूप में डिफाइन करें तो उसको लूप के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि कोड बॉक्स में अगर हमने कोई वेरिएबल फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया है तो फॉर लूप के बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने अभी किसी को भी फॉर लूप नहीं पढ़ाया है, आगे चल के हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। और अंत में ट्राई कैच, ये टॉपिक भी हम आगे चल के सीखने वाले हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्राम में रन टाइम एरर आते हैं, जैसे डिवीजन बाय जीरो। टर्बो सी में हम इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते थे, लेकिन थैंक्स टू कोड बॉक्स में हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं टू हैंडल रन टाइम एरर्स। और ये कंसेप्ट जावा में भी यूज होता है, सी शार्प में भी यूज होता है। हमें क्या करें वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोग्रामर डिफाइंड नेम other than the keyword. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में, तो एक ऐसा नाम जो किसी प्रोग्रामर ने डिफाइन किया हो और किसी भी बिल्ट इन हेडर फाइल में इंक्लूड ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। अच्छा, also known as identifier। तो फर्स्ट ईयर के वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि वेरिएबल्स को हम और क्या कहते हैं, तो आइडेंटिफायर कहते हैं। इट इज केस सेंसिटिव इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। हम ह्यूमन बींग्स के लिए चाहे स्मॉल केस में लिखे चाहे कैपिटल केस में लिखे, मीनिंग सेम है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में स्मॉल केस लेटर अलग कहलाएंगे और अपर केस लेटर्स डिफरेंट कहलाएंगे। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, जब भी मैं ऐसा लिखूं तो मीन्स इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रूल चलता है। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं दोस्तों? हम लिखते हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये पहला सिंटेक्स है। यहां मैं एग्जाम्पल भी लिखता जा रहा हूं, जैसे इंटीजर ए बी सी। सेकेंड सिंटेक्स है दोस्तों डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। और तीसरा सिंटेक्स है कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कांस्टेंट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। कांस्टेंट मीन्स value is fixed and cannot be modified programmatically.
सी और सी प्लस में कहते हैं कॉन्स्ट। जावा जब हम सीखेंगे तो जावा में इसी को फाइनल कहा जाता है, और अगर हम सी शार्प सीख रहे हैं तो इसे कहा जाता है रीड ऑनली। तो टेक्निकली कंसेप्ट वही है, बस नाम चेंज हो गया। एक में कहते हैं कॉन्स्ट, एक में कहते हैं फाइनल, और एक में क्या कहते हैं रीड ऑनली। दोस्तों अब देखिए कैंपस में क्वेश्चन क्या आएगा। व्हाट हैपेंस इफ वी डिक्लेयर वेरिएबल्स विदाउट स्पेसिफाइंग एनी वैल्यू, लाइक हमने लिखा था इंटीजर ABC। सिंटेक्स में अगर हम देखें तो हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर की लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी है। तो आंसर है गार्बेज और अननोन नंबर इन सी एंड सी प्लस प्लस। जबकि जावा में और सी शार्प में error will occur if variable is accessed without initialization। सी प्लस की सबसे बड़ी खराबी थी गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज वैल्यू। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है जिसमें रेट यूज होता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रोग्रामर रेट को इनिशियलाइज करना भूल गया, तो कंप्यूटर अपने आप के लिए गार्बेज नंबर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो टेक्निकली हमारे बैंक में क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बेसिस पे बहुत बड़ा रेट आ जाएगा, है ना, बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएगी। इसको जावा में कैसे करेक्ट किया गया कि जावा में अगर हम किसी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं और गलती से वैल्यू देना भूल गए तो जावा हमें क्या देगा, एरर देगा। तो घड़ी कहती है दोस्तों कि हम आज के अगले टॉपिक पे आ जाएं, वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल। प्लीज वेट कीजिए, प्लीज वेट। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स। पहला रूल, वेरिएबल should starts with either alphabet और अंडरस्कोर। इसे अंडरस्कोर कहते हैं दोस्तों। तो जब भी हम कोई वेरिएबल शुरू करते हैं वो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, जैसे मार्क्स या फिर अंडरस्कोर मार्क्स। तो जब भी हम कोई वेरिएबल शुरू करेंगे तो हमेशा शुरुआत करेंगे अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। सेकंड है फॉलोड बाय आइदर अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। तो कंक्लूजन निकला कि पहले पोजीशन पे डिजिट नहीं आना चाहिए, बाद में डिजिट आ सकती है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों, मार्क्स 1 अंडरस्कोर मार्क्स 1। ये वैलिड के एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर हम चाहते तो इनवैलिड भी बना सकते थे। इनवैलिड का एग्जाम्पल क्या बन सकता है, 1 मार्क्स या 1 2 3 ABC। ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि हमेशा शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से। बाद में फिर अल्फाबेट्स भी चलेंगे, अंडरस्कोर भी चलेगा और डिजिट भी चलेगा। थर्ड है नो अदर कैरेक्टर, नो अदर कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। तो कंक्लूजन निकला कि इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो लिख रहा हूँ सबके सब इनवैलिड है। जैसे मैं लिख रहा हूँ अमेरिकन डॉलर, भाई ना ही ये अल्फाबेट है, ना ही ये डिजिट है और ना ही ये अंडरस्कोर है। ऐसे ही हम सभी को पता है पसंद है क्या, 5 स्टार।
ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें क्या आ गया, एस्ट्रिक्स का सिंबल। ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे ही फादर्स नेम, ये सबके सब गलत है क्योंकि सब में क्या रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो सिंपली वेरिएबल में तीन चीजें अलाउड हैं, अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट पहली पोजीशन पे नहीं, बाद में आ सकती है। नेक्स्ट रूल कहता है स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये वैलिड है क्या, फादर अंडरस्कोर नेम, लेकिन क्या इनवैलिड है मेरे दोस्तों, फादर स्पेस नेम। तो कभी कभी मेरे बिगनर्स दोस्त जो है प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाते हैं लेकिन तो भी रन नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो कहाँ गलती कर जाते हैं, वेरिएबल के नेमिंग में। अच्छा, ये जो रूल्स में सिखा रहा हूँ सब में कॉमन है, इन सभी लैंग्वेजेस में ये रूल्स वर्क करते हैं। और हमने कहा था वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। जैसे एग्जांपल, हम लिखा फ्लोट ए कॉमा आर, लेकिन बाद में लिख रहे हैं ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर। यहाँ पे एरर किस में रहेगा, एरर इन वेरिएबल कैपिटल ए, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है, हमने डिफाइन किया स्मॉल ए, जबकि यूज क्या कर रहे हैं, कैपिटल ए। तो अब हम डिस्कशन शुरू करें कि कैसे हम स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं और कैसे हम कैरेक्टर पे वर्क करते हैं, जिसको पहले फिगर की मदद से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यूजर से इनपुट करें, जैसे आप लोगों का नाम। तो यहां मैं कुछ ऐसा डिफाइन करूंगा, कैरेक्टर नेम ऑफ ए साइज 10। कारण क्या कि हमारे कंप्यूटर में कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर ले सकता है, तो हमने यहाँ पे मैक्स साइज दे दी है। तो कंप्यूटर क्या करेगा दोस्तों, हमारे लिए 10 ब्लॉक्स बना देगा, जिससे कि हम 10 लेटर्स स्टोर कर पाए। और इनकी नंबरिंग 0 से शुरू होती है। अब क्योंकि नंबरिंग 0 से शुरू होती है तो हमेशा एक कम जाकर रुकेगी। लेकिन कभी कभी हम जेंडर पूछना चाहते हैं, जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते तो जेंडर के लिए एक ही स्पेस होता है दोस्तों, क्योंकि यूजली हम यूज करते हैं एम या एफ। तो जहां भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेने हो तो हम वहां पे बनाते हैं इस तरह से, और जहां भी सिंगल लेटर लेना हो तो वहां पे ऐसा लिखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट सिंगल लेटर लेता है। अब टीचर ने कुछ दिन पहले आपको स्कैन एफ सिखाया था दोस्तों, तो हम लिखेंगे स्कैन एफ। इंटीजर के लिए यूज होता है %d, लेकिन कैरेक्टर के लिए क्या यूज होता है %c। और किस में इनपुट करना है, एड्रेस ऑफ जेंडर में। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम हमारा जो क्लाइंट है वो एक कैरेक्टर प्लेस करेगा, और जो भी वो कैरेक्टर प्लेस करे वो कैरेक्टर कहाँ असाइन हो जाए, जेंडर में। ऐसी मुझे स्ट्रिंग लेनी है। तो जब मैं आप लोगों को डेटा टाइप पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ा था %s, कि %s किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। तो हम चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं स्कैन एफ %s, और किस में इनपुट करना है, नेम में। तो जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो यहाँ आ जाएगी। तो हाल ही फिलहाल ये फिगर हमें यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने सिंटेक्स देखा कि कैसे हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। हमने स्ट्रिंग कुछ ऐसा सीखा, कैरेक्टर, वेरिएबल नेम और मैक्स साइज, इससे स्ट्रिंग बन जाएगी।
also called character array, यानी array of characters या group of characters। सेकेंड हमने सीखा कि कैसे हम डिफाइन करते हैं क्या कैरेक्टर वेरिएबल allows only single letter, तो हमने सीखा था कुछ ऐसा, कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल का नाम, जैसे हमने इसके लिए लिखा था एग्जाम्पल के लिए कैरेक्टर जेंडर, और इसका हमने एग्जाम्पल लिखा था कैरेक्टर नेम ऑफ से 10। फिगर मैंने पहले अपने दोस्तों के लिए बना लिया था, लेकिन सवाल आता है दोस्तों, हाउ टू टेक कैरेक्टर इनपुट यूजिंग स्कैनएफ। तो कैरेक्टर इनपुट कैसे लेंगे, कैर लिखेंगे स्कैनएफ %c, और हम जानते हैं कि भाई एड्रेस देनी पड़ेगी, किसके एड्रेस, एड्रेस ऑफ जेंडर। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ट्रांसफर char value from keyboard into address of gender। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी मेरे दोस्तों को कैरेक्टर इनपुट लेना तो व्हाट दे हैव टू यूज %c। लेकिन दोस्तों इसके और भी कई तरीके हैं, हम चाहे तो लिख सकते हैं जेंडर इक्वल टू गेट CHER, या लिख सकते हैं जेंडर इक्वल टू गेट CHE, जिसके लिए हमें चाहिए होगा conv.h, इसके लिए stdio.h, और हम चाहे तो लिख सकते हैं जेंडर इक्वल टू गेट CH। तो अभी जब आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाऊंगा तो प्रोग्राम में हम इन सब का यूज करेंगे। सो आई वांट टू से दैट वी हैव सेवरल वेज टू टेक कैरेक्टर इनपुट। आपको स्कैनएफ पसंद है तो आप स्कैनएफ का यूज कर सकते हैं, स्कैनएफ पसंद ना हो तो आप गेट CHR, गेट CHE या गेट CH का यूज कर सकते हैं, और कौन सी हेडरफाइल रिक्वायर्ड होगी आपको पता होना चाहिए। ऐसे दोस्तों, हाउ टू टेक स्ट्रिंग इनपुट, तो हम लिख सकते हैं स्कैनएफ %s, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होता है %s, और नेम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नो नीड टू गिव एम्परसेंड साइन। जब आप किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में वर्क करेंगे तो नेवर गिव एम्परसेंड साइन विद स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में अपने आप वो एड्रेस ले लेता है, तो दिस नो नीड टू गिव एड्रेस हियर। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, डू नॉट अलाउस स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रिंग, जैसे सचिन स्पेस तेंदुलकर। तो इस टेक्निक की प्रॉब्लम क्या है कि टेक्निक हमें स्पेस अलाउ नहीं करता। तो दूसरा तरीका है दोस्तों कि हम यूज करें गेट एस और फिर नेम। इसका फुल फॉर्म है गेट ए स्ट्रिंग अलाउस स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रिंग। तो टेक्निकली जो काम स्कैनएफ %s से हो सकता है वही काम बेहतरीन किससे कर सकते हैं, गेट एस से, क्योंकि वो हमें क्या अलाउ करता है, स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रिंग। तो कंक्लूजन निकला कि आज जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इस टेक्निक का भी यूज करेंगे, साथ साथ इन टेक्निक्स का भी यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम स्ट्रिंग लेंगे तो हम ऐसा भी करेंगे और इस तरह से भी इनपुट करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें प्रोग्राम में कुछ इंक्लूड करना होगा, तो जब तक हम प्रिंटफ स्कैनएफ यूज करें तब तक stdio.h से काम चल जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। तो ऐसा स्टूडेंट मुझे पता है कि इतना तो लिखना ही लिखना है, और जो भी लॉजिक है वो यहाँ आएगा। अब टीचर ने भी सिंटेक्स क्या सिखाया कि नेम कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ ऐसा, और हम डिफाइन करें जेंडर।
हम जानते हैं कि इनको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन इज मस्ट। अब हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एंटर योर नेम। हम यूजर से कह रहे हैं कि यूजर अपना नाम इनपुट कीजिए। जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रिंग इनपुट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका और एक ये तरीका। मैं ये तरीका प्रेफर कर रहा हूँ। आप जब घर में प्रोग्रामिंग करेंगे तो घर में आप इस वाली टेक्निक का यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं इस टेक्निक को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, अलाउस स्पेसेस बिटवीन स्ट्रिंग। जो भी मैं डबल स्लैश के आगे लिखता हूँ वो कमेंट है। आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कंपाइलर से रीड नहीं करता है। अच्छा, फिर हम यूजर से कह रहे हैं प्रिंट एफ एंटर जेंडर, और हम यूजर को असिस्ट कर रहे हैं कि यूजर आपको क्या प्रेस करना है, एम या फिर एफ। और हमें अभी भी टीचर ने सिखाया कि स्ट्रिंग इनपुट करने के कई तरीके हैं। आप ऐसा भी इनपुट कर सकते हैं या इनमें से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, तो मुझे ये तरीका पसंद है, मैंने इसे पिक कर लिया। तो पहले हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, नेम और जेंडर, क्योंकि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट। अब एक बार जब वेरिएबल डिक्लेयर को तो मैं इनपुट देना होगा, तो हमने नेम भी इनपुट किया और जेंडर भी। नाउ वी टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि क्या जेंडर एग्जैक्टली एम है या फिर क्या जेंडर एग्जैक्टली स्मॉल एम है। हो सकता है कि किसी यूजर ने कैपिटल एम प्रेस किया, हो सकता है किसी ने स्मॉल एम प्रेस किया हो। तो कैपिटल एम प्रेस करे या स्मॉल एम प्रेस करे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हेलो मिस्टर परसेंट एस, और यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम प्रेस नहीं करता, तो डेफिनेटली हम उससे में मिस्टर के लिए क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। तो टेक्निकली हमने पहले नेम लिया, जेंडर लिया, फिर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कि जेंडर अगर मेल है तो उस केस में मिस्टर शो हो, और अगर मेल ना हो तो उस केस में मिस शो हो। अब यहाँ पे समझना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज किया है। यहाँ सबसे पहले यूज किया सिंगल कोट। सिंगल कोट रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर वैल्यू को। कारण कि अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाते तो सिस्टम को लगता है कि ये वेरिएबल है। हम सिस्टम को बताना चाहते हैं ये वेरिएबल नहीं, ये एक वैल्यू है। तो कैपिटल एम में भी सिंगल कोट यूज हुआ है और स्मॉल एम में भी सिंगल कोट यूज हुआ है। तो कैंपस में से पूछा जाएगा कि वाई सिंगल कोट आर रिक्वायर्ड, तो हमें कहना पड़ेगा सर जितने भी वेरिएबल है वो भी अल्फाबेट से शुरू होते हैं और जितनी भी वैल्यूज है वो भी ABC से शुरू होती है। तो हम सिस्टम को बताना चाहते हैं वेरिएबल एम नहीं है, इट्स अ वैल्यू एम। तो जब भी कैरेक्टर वैल्यू को तो हम क्या लगाएंगे, सिंगल कोट्स। अच्छा, ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, कभी कभी हम कंपेरिजन करना चाहते हैं, इसे कंपेरिजन ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल। जैसे क्या मेरी एज एग्जैक्टली धोनी की एज के बराबर है, तो दो ही चीजें होंगी, या तो ट्रू या फॉल्स। तो जहां भी मैं एग्जैक्ट कंपेरिजन कर रहा हूं वहां पर यूज करते हैं एग्जैक्टली इक्वल। जबकि थोड़ी देर पहले तक मैं इक्वल टू यूज कर रहा था, तो इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट। तो जब भी कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो सिंगल इक्वल टू, लेकिन जब भी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो तो क्या, एग्जैक्टली इक्वल। अब देखिए भाई, मतलब समझ में आ गया कि क्या यूजर ने जो जेंडर इनपुट किया है, क्या वो एग्जैक्टली स्मॉल एम या एग्जैक्टली क्या है, कैपिटल एम। अब बीच में ये साइन यूज हो रहा है दोस्तों, इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर।
हम सिस्टम से कह रहे हैं कि या तो वो कैपिटल एम हो या फिर वो क्या हो, स्मॉल एम। हमारे कीबोर्ड में एक एंटर की है, उसकी पड़ोस में शिफ्ट की होती है, और उसके ऊपर ये साइन बना रहता है। तो आपको शिफ्ट के साथ इसे दबाना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं पाइप साइन। तो जब भी हमें सी लैंग्वेज में और लिखना हो तो दो बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइप साइन। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि सिस्टम जेंडर या तो कैपिटल एम हो या स्मॉल एम हो। अब हेलो मिस्टर परसेंट एस, जिससे इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है, वैसे स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, परसेंट एस। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम पहले हेलो प्रिंट हो, फिर मिस्टर प्रिंट हो, फिर जो भी हमने नेम इनपुट किया वो प्रिंट हो। लेकिन जब मिस की बात है कि तो मैं हेलो नहीं कहना चाहूंगा, उनको मैं क्या कहना चाहूंगा, नमस्ते कहना चाहूंगा। तो लिखाएगा नमस्ते, फिर मिस, और फिर जो भी मिस का नाम होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इंटीजर के लिए परसेंट डी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, तो वैसे स्ट्रिंग के लिए क्या, परसेंट एस। तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था नेम जेंडर का, उससे हम रन करना चाहेंगे। हमसे नेम पूछा जा रहा है, तो हमने कहा अभिषेक बच्चन। हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन 10 लेटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लिमिट 10 रखी थी। तो ये शायद बड़ा नाम हो गया कोई, तो जय राय कह देते हैं। जेंडर पूछा जा रहा है, तो हमने कहा एम, तो लिखा रहा है हेलो मिस्टर जय राय। अब देखिए यहाँ पे स्पेसेस अलाउड हैं, क्योंकि हमने गेटेस्ट लगाया था। अच्छा, फिर से रन करते हैं। हमने कहा रवि कुमार। अब हमने स्मॉल एम प्रेस किया, जबकि पहली बार मैंने कैपिटल एम प्रेस किया था, तो भी देखिए क्या लिखा रहा है, हेलो मिस्टर आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, अब हम फिर से रन करते हैं दोस्तों। अब की बार हमने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल करीना, अब की बार मैं एफ प्रेस कर रहा हूँ, तो सिस्टम देखिए कहाँ क्या शो कर रहा है, नमस्ते मिस करीना। तो जब जब तो मैं चाहता हूँ कि आप घर में इस प्रोग्राम में चेंजेस करें, और चेंजेस करने का मेरा तरीका क्या है कि मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मार्किंग कर ली *1, यहाँ मैं मार्किंग करूँ *2। तो घर में पहले आप ये प्रोग्राम बनाए ये जो मैंने सिखाया, लेकिन बाद में आप क्या ट्राई करेंगे, जहाँ *1 लिखा है वहाँ पे ट्राई करेंगे स्कैन एफ, परसेंट एस, और फिर नेम। ऐसे ही जहाँ *2 लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आप ट्राई करेंगे एक तो क्या, जेंडर इक्वल टू गेट CHR। फिर क्या ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे जेंडर इक्वल टू, एक एक करके ट्राई करना है, जेंडर इक्वल टू गेट CHE ट्राई करेंगे, या फिर आप क्या ट्राई करेंगे, जेंडर इक्वल टू गेट CH। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हैश इंक्लूड conno.h फॉर गेट CH एंड गेट CHE। तो जब आप लोग गेट CHR और गेट CHE यूज करेंगे, तो आपको कॉनो को भी इंक्लूड करना होगा। तो आप इसको भी ट्राई करेंगे और इनमें से भी ट्राई करेंगे। ऑल्सो ट्राई इट, आपको लिखना पड़ेगा स्कैन एफ, परसेंट एस, नेम, और फिर लिखेंगे एफ फ्लैश STDN। इसका मतलब क्या होता है, हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी घर में। तो पहले हमारे दोस्त ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, और अंत में ये तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, और फिर इनपुट करवाएंगे। तो जब आप सभी ट्राई करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेहतर डिस्कस कर पाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आएगा। हमें चलना है आज के हमारे अंतिम टॉपिक पे, अबाउट इफ स्टेटमेंट।
जो कि हमने अभी इस प्रोग्राम में यूज किया था, यूज टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशन। हम पिछले क्लास में जो प्रोग्राम बना रहे थे, उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसा है? इसका सिंटेक्स से पहले में लिखना पड़ता है इफ, फिर जो भी कंडीशन देनी हो, और फिर जो भी ट्रू स्टेटमेंट हो लिखते हैं एल्स, और फिर जो भी फॉल्स स्टेटमेंट देना हो। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल कवर किया था, तो आपको देखा आपने एग्जांपल में क्या कंडीशन दी थी कि जेंडर कहीं मेल तो नहीं है। अगर जेंडर मेल है तो उसके इसमें हेलो मिस्टर प्रिंट हो, नहीं तो क्या प्रिंट हो? हेलो मिस। क्योंकि पूरा प्रोग्राम लिखा है इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो टेक्निकली प्रोग्रामिंग में कभी कभी डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, और जहाँ पे भी हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ जाए वहाँ पे हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम इफ एल्स की और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। आज बस हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आ जाएंगे, बाय चांस कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आ जाएंगे। इस कारण से जब जब जेंडर मेल पे मैच कर रहा था तो मिस्टर आ रहा था, लेकिन जब जब हम जेंडर मेल नहीं दे रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? मिस मिल रहा था। तो हमें आज की इस क्लास के बेसिस पे कुछ कैंपस क्वेश्चंस कवर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? इनमें से क्या वैलिड है? ए, कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्स। बी, कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्स, कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्समस। या डी, कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्समस। हमारे जो ऑफलाइन फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, दे हैव टू गिव द आंसर कि इनमें से क्या सही है। इनमें से सही है दोस्तों बी। रीजन क्या है? कैर में सिंगल लेटर चलता है, सिंगल लेटर, और साथ साथ विद इन सिंगल कोट्स। तो हमेशा कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होना चाहिए और सिंगल लेटर होना चाहिए। ऐसे ही वाई बिलो डिक्लेरेशन इज इनवैलिड। हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे हैं और वो डिक्लेरेशन इनवैलिड क्यों है वो हमें बताना होगा। तो हम लिख रहे हैं इंट कैर इक्वल टू 5। तो जितने भी फ्रेंड्स मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं, दे हैव टू टेल मी व्हाई दिस इज इनवैलिड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? कैर। तो हमने पढ़ा था दोस्तों इसमें क्यों इनवैलिड है ये। Since char is a keyword and cannot be used as a variable। आज अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल शुड बी अदर देन कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर हमने गलती से क्या लिखा है? इंट कैर, जबकि कैर खुद क्या एक कीवर्ड है। सो वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल, जिस कारण से यहाँ पे एरर आ जाएगा। CQ8 try this code inside int main।
हम सभी जानते हैं कि इंट में तक हमें प्रोग्राम लिखने आता है, हमें उसके अंदर ट्राई करना है क्या, इंट a इक्वल टू 10 और फिर लिखना है प्रिंट एफ %d %o %x और फिर a ये पहला कॉम्बिनेशन मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ, ये आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। फिर सेकंड ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, इंट a इक्वल टू 65 और फिर लिखना है प्रिंट एफ %c a। ऐसे थर्ड कॉम्बिनेशन मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ, जिसमें लिखेंगे कैर a इक्वल टू a और फिर लिखेंगे प्रिंट एफ %d a। तो हमारे सभी दोस्तों को ये प्रोग्राम इंक्रीमेंट में ट्राई करना है और आंसर नोट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे कि इनका आंसर हमें ऐसा क्यों मिलता है। और मेरे पसंद का यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो है इंट a इक्वल टू 3 और लिख रहा हूँ प्रिंट एफ %c a। यहाँ पे 7 भी ट्राई कीजिएगा और इंट a इक्वल टू 7